तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 21 जनवरी 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। अब फोन के जरिए आसानी से कर सकेंगे असली और नकली दवा की पहचान, सरकार इस पर कर रही है काम। आने वाले दिनों में एयरटेल दे सकती है सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट सर्विस, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को मिल सकती है बड़ी टक्कर। इस साल 2022 में मकान हो सकते हैं 30% महंगे, कई चीजों के महंगा होने से यहां पड़ेगा असर। अब फ्री नहीं रह पाएगा इंस्टाग्राम, यूजर को हर महीने देने होंगे 73 रुपए। जल्दी इस सिस्टम को लागू करने की तैयारी में है कंपनी। जिन बच्चों की उम्र 5 साल है या इससे कम है उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं, सरकार की तरफ से इस बारे में जारी की गई है नई गाइडलाइन। भारत में कोरोना के नए मामले का हुआ बड़ा धमाका। बीते रोज 24 घंटे में मिले हैं 3,40,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। इसके ही कारण एकदम से एक्टिव संख्या हो गई है 20 लाख के पार, यानी वो संक्रमित मरीज जिनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। अब फोन का इस्तेमाल करके QR कोड के जरिए हो सकेगी असली और नकली दवाइयों की पहचान। आइए बताएं ये पूरी चीज कैसे करेगी काम। जी हाँ, संक्रमण और बीमारी के इस दौर में नकली दवाओं के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से एक ठोस कदम उठाया गया है। दरअसल सरकार ने दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव API पर अब QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी मदद से अब कुछ ही सेकंड में असली और नकली दवा की पहचान हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक अब ग्राहक आसानी से दवा पर मौजूद QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके इसके बारे में पता लगा सकेंगे। इस नए फैसले के जरिए नकली दवाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। तो दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि QR कोड क्या होता है। आप में से सभी लोगों ने अपने आधार कार्ड को देखा होगा, उस पे एक ब्लैक सा बॉक्स होता है। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझे तो इसे ही QR कोड कहा जाता है। असल में इस ब्लैक बॉक्स यानी कि QR कोड में कई तरह की जानकारियां छिपी होती हैं, और जब आप अपने फोन से या किसी स्कैनर से इस तरह के ब्लैक बॉक्स यानी कि QR कोड को स्कैन करते हैं तो उसके अंदर जो भी जानकारी होती है वो बाहर आ जाती है। अब तो कई सारी मोबाइल कंपनियां कैमरे वाले सेक्शन में ही QR कोड को स्कैन करने का ऑप्शन दे देती हैं। साथ ही इसके अलावा प्ले स्टोर पे कई सारे ऐसे ऐप मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करके आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और किसी QR कोड के अंदर क्या जानकारी है उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो दवाओं को लेकर खबर आई है, इसका आसान सा मतलब ये है कि अब सभी दवाओं पर QR कोड दिया जाएगा, जिसे स्कैन करके कोई भी व्यक्ति दवा की पूरी जानकारी ले सकेगा। दरअसल QR कोड में दवा के बारे में पूरी जानकारी होगी, जैसे कि सॉल्ट, बेंच नंबर या कीमत या सभी तरह की जानकारी। इससे जुड़ी जो जानकारी आई है उसमें यहाँ तक कहा गया है कि अगर दवाओं के फॉर्मूले में कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो इसका भी पता लग जाएगा। साथ ही दवा को किस कंपनी ने बनाया है, इसका प्राइस क्या है, इस तरह की टोटल जानकारी से ये बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा कि दवा असली है या नकली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ये नियम आने वाले साल 2023 के जनवरी के महीने से लागू हो सकता है। देश में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए एयरटेल ने की है बड़ी डील। एलन मस्क की स्टारलिंक को मिलेगी टक्कर। जी हां, दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला और SpaceX के मालिक एलन मस्क भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों के चलते अभी तक ये संभव नहीं हो सका है। इसी बीच ये सैटेलाइट सेवा मुहैया कराने के लिए भारतीय एयरटेल ने एक बड़ी डील की है। भारतीय समूह द्वारा समर्थित कंपनी OneWeb और सैटेलाइट सेवा देने वाली ह्यूजेस नेटवर्क को सिस्टम के बीच एक करार हुआ है। जानकारी के मुताबिक एयरटेल का ये समझौता 6 साल के लिए हुआ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एयरटेल की तरफ से सैटेलाइट द्वारा इंटरनेट की सर्विस 2022 के मध्य से शुरू हो सकती है, यानी कि इसी साल के 6ठे महीने से या इसके बाद से। दोस्तों आपको बता दें, फिलहाल जो अभी आप इंटरनेट चलाते हैं तो वो केबल के जरिए या जो आपके पास में टावर वगैरह है उसके जरिए चलता है, लेकिन ये जो सैटेलाइट की इंटरनेट सर्विस है ये सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होकर चलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कहीं पे नेटवर्क ना हो, टावर ना हो, गाँव जैसा इलाका हो, इसके बावजूद भी इन सभी जगहों पर सैटेलाइट द्वारा मिलने वाली इंटरनेट सर्विस काफी तेज हो सकती है। अब देखना यह है कि एयरटेल इसे कब तक लॉन्च करता है, और अगर ये लॉन्च होता है तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसके प्लान के दाम क्या होते हैं।
क्रेडाई ने किया बड़ा दावा, इस साल 30% तक महंगे हो सकते हैं मकान। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में लगातार बढ़ोतरी की वजह से होगा ये इजाफा। जी हाँ, देश में इस साल मकान की कीमतें 30% तक बढ़ सकती हैं। भवन निर्माण यानी कि घर बनाने का जो मटेरियल होता है उसके दामों में बढ़ोतरी की वजह से संपत्तियों की कीमतों में ये इजाफा हो सकता है। रियल एस्टेट कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन क्रेडाई ने एक रिपोर्ट में ये दावा किया है। असल में ये एक सर्वे रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 60% डेवलपरों को इस साल संपत्ति की कीमतों में 20% तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। कुल मिलाकर यही अनुमान लगाया गया है कि इस साल प्रॉपर्टी के दाम यानी कि जो बने हुए घर हैं उसमें 30% की महंगाई हो सकती है। अब फ्री नहीं रहेगा इंस्टाग्राम, यूजर को हर महीने देने पड़ेंगे 73 रुपए। इसके जरिए कंटेंट क्रिएटर्स की होगी कमाई। जी हाँ, इंस्टाग्राम यूजर को जल्द ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैसे देने होंगे। दरअसल इंस्टाग्राम एक नए सब्सक्रिप्शन फीचर पे काम कर रहा है। असल में इसको लेकर खबर कई दिनों पहले भी आई थी, हालांकि अब ये जल्दी लॉन्च होने वाला है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इसके तहत कंटेंट एक्सेस करने के लिए यूजर को हर महीने 73 रुपए देने होंगे और ये सबसे सस्ता प्लान होगा। आसान सी भाषा में कहें तो अब इंस्टाग्राम चलाने के लिए यूजरों के लिए कंपनी कई सारे प्लान लाएगी और ये 73 रुपए वाला सबसे सस्ता प्लान है। मेटा यानी कि फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने बीते रोज एक फेसबुक पोस्ट में बताया है कि वो इंस्टाग्राम क्रिएटर के सब्सक्रिप्शन वाले फीचर पे काम कर रहे हैं और इसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्दी इसे लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले फिलहाल अमेरिका में की जाएगी। 5 साल तक के बच्चों के लिए न तो मास्क और न ही एंटीवायरल की है जरूरत। सरकार की तरफ से जारी की गई है नई गाइडलाइन। जी हाँ, 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह 18 साल से कम उम्र के बच्चों व किशोरों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने की सिफारिश नहीं की जाती है। भले ही कोरोना संक्रमण की गंभीरता कुछ भी हो, अगर स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है तो उन्हें 10 से 14 दिन तक डाइल्यूट कर देना चाहिए। आसान सी भाषा में समझ ले, कोरोना के मामले में बच्चों पर ज्यादा दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन बच्चों की उम्र 5 साल है या इससे कम है तो उन्हें अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। देश में बीते रोज केवल एक दिन में मिले 3,40,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। एक्टिव संख्या हो गई है 20 लाख के पार। जी हां, देश में बीते गुरुवार रात 11:30 बजे तक 3,44,000 नए केस मिले हैं कोरोना वायरस के, यानी कि केवल एक दिन में लगभग 3.5 लाख नए मरीज मिले हैं। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इसी दौरान लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। साथ ही इसी दौरान यानी कि पिछले 24 घंटे के अंदर 490 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है कोरोना वायरस की वजह से। इतने ज्यादा मामले एक साथ आने की वजह से अब भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। यानी अभी भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। साथ ही आपको बता दें, बीते रोज राजधानी दिल्ली में 12,306 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसी दौरान 43 लोगों की जान भी गई है। साथ ही आपको बता दें, अब केरल में भी महाराष्ट्र की तरह मामले बढ़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र में 46,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इसी दौरान 32 लोगों की जान भी गई है। महाराष्ट्र में भी रोजाना लगभग इतने ही मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार ने सोमवार से स्कूलों को खोलने की परमिशन दे दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूल खोलने के लिए शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आने वाले सोमवार से प्री प्राइमरी से लेकर यानी कि छोटे बच्चों के स्कूलों से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे, यानी कि बच्चे फिजिकल रूप से पढ़ने के लिए जा सकेंगे अपने स्कूलों में। वाराणसी में बढ़ाई गई कोरोना से जुड़ी सख्ती। नाइट कर्फ्यू में बिना मेडिकल कारण निकले तो की जाएगी कार्रवाई। जी हां, कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए वाराणसी रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगी। जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से 9 जनवरी को जारी आदेश को अगली तारीख तक के लिए लागू कर दिया गया है, यानी कि फिलहाल वाराणसी में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान कक्षा 10 तक के बच्चे और जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनके घर से निकलने पे प्रतिबंध रहेगा, यानी कि उन्हें घर में ही रहना होगा। इसके अलावा भी जो दूसरे लोग हैं उन्हें कर्फ्यू में ऐसे ही निकलने की इजाजत नहीं दी जाती है। हाँ, लेकिन अगर कोई मेडिकल काम वगैरह है, अस्पताल जाना है तो जा सकते हैं। हालांकि इसी के बीच वाराणसी के जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया है कि रात 10 बजे के बाद बिना किसी मेडिकल कारण के अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
पीएम मोदी आने वाले 5 फरवरी को करेंगे संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 5 फरवरी को हैदराबाद में 11वीं सदी के संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन यानी कि अनावरण करेंगे। गौरतलब है कि इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। ये प्रतिमा या कह ले ये स्टैचू हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। आयोजकों ने बीते गुरुवार को बयान जारी करके कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 5 फरवरी 2022 को इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को पूरी दुनिया को समर्पित करेंगे। नई संसद भवन का अनुमानित खर्च 200 करोड़ रुपए और बढ़ेगा। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की वजह से बढ़ेगी लागत। जी, आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि अभी राजधानी दिल्ली में एक और नया संसद भवन बनाया जा रहा है, यानी जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है। असल में जो पुराना वाला संसद भवन है वो अभी के हिसाब से छोटा पड़ने लगा है और काफी पुराना भी हो गया है। इसी की वजह से अब एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है जो कि पहले से बड़ा भी होगा और काफी आधुनिक भी होगा। तो इस नए संसद भवन पे काफी दिनों से काम चल रहा है। जिस समय ये नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया गया था तो इसका बजट 971 करोड़ रुपए था। हालांकि कई सारी चीजों के दाम बढ़ने की वजह से अब इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वैसे तो इस नए संसद भवन को इसी साल में बन के तैयार होना था, लेकिन जाहिर सी बात है कोरोना के हालात की वजह से जैसे काफी सारी चीजें डिले हो गई है तो इसमें भी देरी हो सकती है। महाराष्ट्र में गर्भवती रेंजर को लात घूंसों से पीटा। पूर्व सरपंच ने 3 महीने की प्रेग्नेंट फॉरेस्ट रेंजर को बाल पकड़ के खींचा, लाते मारी। जी हाँ, महाराष्ट्र के सतारा जिले में पूर्व सरपंच ने महिला फॉरेस्ट रेंजर की लाठी और डंडों और साथी में लात घूंसों से पिटाई की। महिला अधिकारी 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और आरोपी ये बात जानता था। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। घटना पलासवाड़े गाँव में बुधवार को हुई, जहाँ पूर्व सरपंच रामचंद्र जानकर ने पत्नी के साथ मिलकर महिला वन रेंजर सिंधु सनप और उनके पति सूर्यजीत थोम्बरे को डंडे से पीटा। हालांकि अब सतारा पुलिस ने सरपंच और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी ये पूरा मामला क्यों हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोक रोक कर आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज 21 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चल सकेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले आज के मुख्य समाचार की पहली खबर के तहत बताया, जल्दी आने वाले दिनों में दवाओं के पत्तों पर एक QR कोड होगा जिसके जरिए दवा असली है या नकली, इसके अलावा भी कई और तरह की जानकारियां मिल सकेंगी। और आने वाले 2023 यानी कि अगले साल से ये नियम लागू हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि सरकार के इस नियम से आम जनता का फायदा होगा या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। पानीपत रिफाइनरी से निकली विषैली गैस, आसपास के 8 गांवों के खेतों की 1600 एकड़ फसल हुई खराब, लोग भी हुए बीमार। जी, हरियाणा में पानीपत स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी पर आसपास के 8 गांवों के किसानों ने विषैली गैस छोड़ने के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि रिफाइनरी से छोड़ी गई गैस से उनकी तकरीबन 1600 एकड़ की खड़ी फसलें खराब हो गई हैं, लोग बीमार हो गए हैं, पशुओं के चारों के लिए लगाई गई बरसीन जल गई है और गेहूं फसल पूरी तरह से खराब हो गई है। इन गाँवों के प्रभावित किसानों ने मुआवजे की मांग करते हुए रिफाइनरी के मुख्य द्वार पे विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो कुछ ही दिनों के बाद किसानों का एक और ये नया मामला सामने आ गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत दूसरी बार जीता। बीते रोज के मैच में आयरलैंड को 174 रनों से हराया। जी हां, भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम का वेस्टइंडीज में चल रहे वर्ल्ड कप में जोरदार प्रदर्शन कोरोना संक्रमण का कहर भी नहीं रोक पाया। कप्तान यश धुल सहित टीम के 6 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव आने के बीच टीम इंडिया ने अपने दूसरे मैच में बुधवार को आयरलैंड को 174 रनों से हरा दिया। बैटिंग करते हुए सबसे पहले टीम इंडिया ने 308 रन बनाए। इसके जवाब में आयरलैंड केवल 133 रन ही बना सकी और 174 रन से हार गई।
12वीं पास अभ्यर्थी 15 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। 507 पदों पे निकली है भर्ती इंडियन ऑयल की तरफ से। जी हां, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वेस्टर्न रीजन मार्केटिंग डिवीजन के तहत 570 तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पे भर्ती निकाली है अप्रेंटिस की। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 फरवरी 2022 बताई गई है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com को विजिट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने दिया कोरोना संदिग्धों की हर हाल में जांच के निर्देश। कहा रोजाना 30 लाख लोगों को टीकाकरण भी हो। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि कोविड सैंपल जांच का दायरा 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख किया जाए, यानी कि जो रोजाना जांच होती है उस आंकड़े को। साथ ही कहा कि संदिग्धों यानी कि जिन पे शक है उनकी हर हालत में जाँच की जाए ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा जो वैक्सीन का टीकाकरण चल रहा है उसकी भी रफ्तार बढ़ाने के लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। बोइंग से मंजूरी के बाद अमेरिका से फिर शुरू की 6 उड़ानें। 5G विवाद के बाद 8 फ्लाइट्स की गई थी रद्द। जी हां, एयर इंडिया ने कहा कि विमान निर्माता से मंजूरी मिलने के बाद उसने बृहस्पतिवार को बोइंग B777 विमान का संचालन फिर शुरू कर दिया है। इस तरह भारत अमेरिका के बीच 6 उड़ानें शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि उत्तरी अमेरिका में 5G इंटरनेट के कारण एयर इंडिया ने बीते बुधवार को भारत अमेरिकी हवाई मार्गों पर 8 उड़ानों को रद्द कर दिया था। ऐसी आशंका जताई गई थी कि 5G नेटवर्क की वजह से विमान का जो रेडियो अल्टीमीटर होता है, यानी जो सिस्टम प्लेन को उड़ाने से लेकर लैंड कराने तक की जानकारी देता है, वही प्रभावित हो सकता है। इसी की वजह से एयर इंडिया ने अपनी 8 फ्लाइटों को रद्द कर दिया था। हालांकि इन प्लेन को जिस कंपनी ने बनाया है उसकी मंजूरी मिलने के बाद 6 विमानों का संचालन दोबारा शुरू कर दिया गया है। शेयर बाजार के निवेशकों को सेबी ने दिया बड़ा तोहफा, लॉन्च किया है नया मोबाइल ऐप। जी हां, शेयर बाजार में निवेश करने वालों को भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल शेयर बाजार में निवेश करना और भी आसान बनाने के मकसद से सेबी ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम सारथी रखा गया है, जो निवेशकों को सही राह दिखाने का काम करेगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पूरे शेयर बाजार को सेबी ही कंट्रोल करता है।